हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, तो आज ही उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आओ इसको शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्यों पर अधिकार रखने वाली कोई महाशक्तिशाली संगठन नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन छोटे छोटे राष्ट्रों की रजामंदी से, उनके चॉइस से बना है। तो वो राष्ट्रों की सोवरेनिटी पे कोई अटैक नहीं करेगा, उनकी संप्रभुता पे कोई अटैक नहीं करेगा। इसका गठन राज्यों द्वारा किया जाता है। यह तब अस्तित्व में आता है जब राज्य इसके गठन पर सहमत होते हैं। तो ये सुपर स्टेट तो नहीं बन सकता। ये सदस्य देशों को उनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में मदद कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कई तरह से सहायक होते हैं। किस तरह सहायक होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट कि कुछ मुद्दे इतने बड़े होते हैं जिनको एक इंडिविजुअल कंट्री के लेवल पे सोल्व नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कुछ मुद्दे इतने जटिल होते हैं कि उनका समाधान तभी संभव है जब सभी मिलकर काम करें। कुछ बीमारियां या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं तभी समाप्त हो सकते हैं जब इसके सभी लोग मिलकर सहयोग करें। तो सहयोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कराता है? वो प्लेटफॉर्म कौन देता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रोवाइड कराता है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के तरीकों के बारे में जानकारी और विचार उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या करेगा कि कैसे किसी चीज से डील करना है, तो उसकी जानकारी, उसके लिए क्या आइडियाज है, विचार, उनमें हेल्प कर सकता है। ये सदस्य देशों को तंत्र, नियम और नौकरशाही प्रदान कर सकता है। नौकरशाही कौन है? कि फाइनली जो लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र का विकास। कि संयुक्त राष्ट्र का विकास कैसे हुआ। संयुक्त राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। यह देशों को सहयोग बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर बनाने में मदद करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों के भीतर के संघर्षों को निपटाने के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। यानी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, तो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाते हैं। और लीग ऑफ नेशन का मेन काम क्या होता है कि इन फ्यूचर फाइट नहीं होने देना, युद्ध नहीं होने देना, युद्ध को रोकना है। और अगर ऐसी कोई दो नेशंस के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है? उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है बातचीत के तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली पेरिस शांति सम्मेलन, ये याद होना चाहिए कि परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को किसका नींव रखी गई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। यह पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखना। प्रारंभिक सफलता के बावजूद यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से हुई। ये कुछ टाइमलाइन है, तो इस टाइमलाइन को एक बार रीड कर लेना। बट बाकी हमें यहाँ पे दो डेट्स याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि 24 अक्टूबर 1945 को हम क्या बोलते हैं? इसी दिन संयुक्त राष्ट्र स्टैब्लिश हुआ। और 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकना और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यह राज्यों को के बीच युद्ध की स्थिति को कम करने में सहायक है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास यानी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, कि संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए देशों को एकजुट करना है। यह मानव अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य, टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल इसमें 193 मेंबर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, जिनमें लगभग सभी स्वतंत्र राज्य शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश के पास एक मत होता है, एक वोट होती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, यानी ये स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है, ये याद रखने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली बनकर उभरे इन 5 देशों को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति कौन होता है? वहां के महासचिव। और अभी प्रेजेंट के महासचिव कौन है? वो नाम याद होना चाहिए कि 9th है, 9वें महासचिव है कौन? एंटोनियो गुटरेस। और ये कौन है? ये 1 जनवरी 2017 को महासचिव का पदभार ग्रहण किया। और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 1995 से 2002 तक। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त भी रहे। आप ये कहने कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग हुई, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद बाकी सारी कंट्रियां उभरी, बाकी सारी कंट्रियां उभर के आई। और जो रियलिटी थी, जो सच्चाई थी, वो भी चेंज हो रही है कि अब डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर बढ़ जा रहा है। कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रीज है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील कंट्रीज है। बट अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है, उसके कोई मेंबर है तो वो कौन है? वो है
डेवलप्ड विकसित कंट्रीज है। तो विकासशील कंट्रीज कहते हैं कि भैया जब सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारा है, प्रतिनिधित्व हमारा है, तो हमारा भी सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी जो सुरक्षा परिषद है उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1992 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 3 मुख्य शिकायतों पर विचार किया गया। क्या थी? कि समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व अब सुरक्षा परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 5 डेवलप कंट्रीज है, नंबर डेवलपिंग कंट्रीज का विकासशील का ज्यादा है। इसके निर्णयों में केवल पश्चिमी मूल्यों और हितों की ही झलक मिलती है और इस पर कुछ ही शक्तियों का प्रभुत्व है, यानी सारे देशों की बात, पूरे ग्लोबल की बात ये नहीं करता है। इसमें समान प्रतिनिधित्व का अभाव है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या होता है कि 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव, याद रखना, कोफी आनंद ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के तरीकों की जांच शुरू की, कैसे चीजों को सही किया जा सके। तब से नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों को शामिल करने के लिए मानदंड यानी कुछ नॉर्म्स प्रस्तावित किए गए। क्या थे वो? यह एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति होना चाहिए, कि वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस हो और मिलिट्री पावर हाउस हो। संयुक्त राष्ट्र के बजट में पर्याप्त योगदान देने वाला भी देश होना चाहिए, कि हाँ भाई वो संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान देता हो। जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान भी करता हो। ऐसा देश होना चाहिए जो परिषद के भीतर भूगोल, आर्थिक प्रणाली और संस्कृति के संदर्भ में विश्व की विविधता का अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता हो। तो ये 4 प्री कंडीशंस मैच होने चाहिए। जब ये मैच हो जाएंगे तो क्या होगा कि उसको अस्थायी और स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में सुधार। ठीक है, तो 2 सुधारों की मांग हुई। सबसे पहले संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार, और फिर हम क्या कह रहे हैं कि उसके क्षेत्राधिकारों में सुधार होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे संयुक्त राष्ट्र इंटरवेंशन कर सकता है, कहाँ कहाँ पे जाके वो चीजें कर सकता है। तो सितंबर 2005 की बैठक में नेताओं ने निर्णय लिया कि बदलते विश्व में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। निम्नलिखित सिफारिशें की गई। क्या की गई? कि शांति निर्माण आयोग का गठन होना चाहिए, यानी पीस कॉन्फ्रेंस के लिए बनाना चाहिए। अगला क्या है कि राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर अत्याचारों से बचाने में विफल रहने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए। कि अगर कोई गवर्नमेंट अपने ही नागरिकों पे एट्रोसिटी, अत्याचार करने लगे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? उन नागरिकों को बचाने की उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। मानव अधिकार परिषद की स्थापना करनी चाहिए और इसकी स्थापना हो गई 19 जून 2006 से कार्यरत है। सह शताब्दी विकास लक्ष्यों को, यानी MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये गोल क्या है कि ये एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के डेवलपमेंट को करना है। ऐसी डेवलपमेंट करनी जो सस्टेनेबल हो। ठीक है। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करना है। लोकतंत्र कोष का गठन करना है। कोष क्या करेगा? किसी भी देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अगर कोई पैसा खर्च हो रहा है तो वो पैसा यहाँ से खर्च होगा। अगला क्या है? न्याय परिषद को समाप्त करने के लिए एक समझौता। न्याय परिषद क्या थी वो? ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसको न्याय परिषद को खत्म हो तो बाद में फिर खत्म हो जाती है। अगला क्या है? भारत तो संयुक्त राष्ट्र सुधार। तो भारत कहते हैं कि भैया जो कोफी अन्नान ने 4 प्री कंडीशन रखे थे, हम उन चारों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो हमें भी परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। कई आधारों पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन का समर्थन किया है। उसका मानना है कि बदलती दुनिया में एक मजबूत और पुनः जीवित संयुक्त राष्ट्र वांछनीय, मानी बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। भारत राज्यों के बीच विकास और सहयोग को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी हुई भूमिका का भी समर्थन करता है। भारत का मानना है कि विकास संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे का केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यानी जब तक अगर आपको पीस एस्टेब्लिश करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मांग है सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन से संबंधित। वो कहते हैं कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन करो, रिस्ट्रक्चरिंग करो और इंडिया को भी उसमें सीट दो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता 1965 में 11 से 15 तो हो गई, पर वो सिर्फ अस्थायी सदस्यों का नंबर बढ़ा, स्थायी सदस्यों का नंबर उसमें नहीं बढ़ाया गया। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश सत्रों में विकासशील देशों की सदस्य अधिक होते हैं। इसलिए भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। जब भैया विकासशील देशों का नंबर ज्यादा है तो डिसीजन लेने में भी उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। भारत में विश्व की लगभग 1/5 आबादी यानी 1/5 पॉपुलेशन रहती है। यानी कोफी अन्नान द्वारा जो क्राइटेरिया दिया गया था कि जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे, वो हम करते हैं। यहाँ दिया गया था ना कि विविधता का रिप्रेजेंटेशन करे, एक जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, तो वो हम फुलफिल करते हैं। और विश्व का दूसरा सबसे अत्यधिक आबादी वाला देश भी है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। यानी कोफी अन्नान ने जो क्राइटेरिया सेट किया था उसको यहाँ भी हम फुलफिल कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शांति प्रयासों में भी भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पीस कीपिंग फोर्सेज भेजता है। विश्व मंच पर भारत का आर्थिक उदय एक और कारक है, यानी हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ठीक है, जो शायद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे को उचित ठहराता है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित रूप से वित्तीय योगदान भी दिया है और कभी भी भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तो ये सारे क्राइटेरियाज वो हैं जो कोफी अनन ने दिए थे और इंडिया उनको फुलफिल कर रहा है। तो इस हिसाब से तो इंडिया को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला क्या है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र का महत्व। एक ध्रुवीय विश्व मतलब कि जब यूएसए और यूएसआर का फाइट हुआ और उसके बाद यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो एक ही पावर बची यूएसए। और यूएसए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूएन में, और यूएन के जितने भी हेडक्वार्टर है वो सब यूएसए में। तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या इस यूनिपोलर वर्ल्ड में, एक ध्रुवीय वर्ल्ड में, यूएन का कुछ महत्व बचा भी है या यूएसए के नाम पे ही यूएन से रूल कर रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। पहला क्या है कि कई देशों का मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के सुधार और पुनर्गठन से संयुक्त राष्ट्र को एक ध्रुवीय विश्व में चुनौती का सामना करने में मदद मिल सकती है, जिससे अमेरिका सबसे सबसे जिसमें अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। तो क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र से हम भैया अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। पर संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका का प्रभाव काफी अधिक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पैसा भी देता है और उसके हेडक्वार्टर जितने भी ऑफिस है वो कहाँ पे है? अमेरिका में ही है। अमेरिका के पास अद्वितीय वित्तीय शक्ति है, यानी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर है। और संयुक्त राष्ट्र का भौगोलिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र में स्थित होना, यानी मैक्सिमम ऑफिस कहाँ स्थित है? वहीं पे वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन को प्रभाव के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। संगठन के भीतर अमेरिका की शक्ति और उसके वीटो अधिकार से यह भी सुनिश्चित होता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के चयन में वॉशिंगटन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वॉशिंगटन माने जहाँ पे मेन प्रेसिडेंट बैठता है यूएस का, तो उसे वॉशिंगटन इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जब हम महासचिव चुनते हैं, जनरल सेक्रेटरी चुनते हैं, तो उसमें भी यूएसए का बहुत बड़ा से होता है। अमेरिका इस शक्ति का उपयोग शेष विश्व को विभाजित करने, मतलब कि अपनी बातों को सही ठहराने में यूज करता है समटाइम्स, और अपनी नीतियों के विरोध को कम करने के लिए कर सकता है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए कोई बड़ा संतुलन नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए कोई बैलेंसिंग नहीं कर रहा। बट फिर भी, इन सबके बावजूद भी, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जिसमें अमेरिका का वर्चस्व है, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका और शेष विश्व में चर्चा में लाने का काम करता है और कर सकता है और कर भी रहा है। ठीक है। अगला और लास्ट टॉपिक क्या है कि उसके प्रमुख अंग। प्रमुख अंग कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ये कुछ इसकी एजेंसियां हैं: यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन, आईएलओ है, आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। ठीक है। इन सबको जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये आपको नाम याद होने चाहिए। एक छोटा सा चैप्टर था, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक दो बार रिवाइज करें। उससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो वो हमें जल्दी याद हो जाएंगे और हम रिमेंबर भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।